हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQIAS हिंदी में। भारत पाकिस्तान के युद्ध में युद्ध विराम की घोषणा हो गई है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका ट्वीट आया कि मैंने मीडिएशन किया और भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम को संभव बनाया। उसके थोड़ी देर बाद एक प्रेस ब्रीफिंग आई। उस प्रेस ब्रीफिंग में भारत सरकार में जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री जी, उन्होंने उस प्रेस ब्रीफिंग में इसी बात को दोहराया कि भाई ऐसी सी चीजें। विक्रम मिस्री किसके रिस्पॉन्स में बोल रहे थे? जो सरकार ने, निश्चित तौर पे भारत के जो बड़े मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, इनकी डोनाल्ड ट्रंप या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो बात हुई होगी उसको वो ब्रीफ कर रहे थे। वो अपनी को उनको दी हुई जो जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे। जिम्मेदारी का निर्वहन करने में क्या बुराई है? पर हुआ ये कि जैसे ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद से उनके पर्सनल, उनके परिवार के पर्सनल जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं या सोशल मीडिया हैंडल्स के अलावा भी अलग अलग प्रोफाइल्स के द्वारा ट्रोलिंग की जाने लगी। आज के इस दौर में ट्रोलिंग इज अ न्यू नॉर्मल। अगर पिछले कुछ वर्षों का इतिहास देखेंगे तो छोटी छोटी बातों पे जो ट्रोल सेना है, वो किसी भी पक्ष की हो सकती है, वो हावी हो जाती है। उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दरअसल नैतिक रूप से तो गलत है ही, तार्किक रूप से भी एकदम एब्सर्ड चीजें हैं पर की जा रही हैं। अभी उसके पहले एक मुद्दा था और मैं इसको बताते हुए बड़ा डिसहार्टन भी फील कर रहा हूं कि भारत के पूर्व कप्तान और वर्तमान इरा के शायद सबसे शानदार खिलाड़ियों में से एक विराट कोहली ने संन्यास लिया। कुछ दिनों पहले उनके साथ भी ट्रोल्स ने यही काम किया था और उनको सफाई देनी पड़ी थी। तो ये जो भारत में एक नया ट्रोल युग आ गया है, जहां पे कोई भी कभी भी किसी भी व्यक्ति को कहीं पे भी ट्रोल करना शुरू कर देता है। यहां तो विक्रम मिस्री जो बड़े सिविल सर्वेंट हैं, भारत की जो पिछले 5-6 दिनों में प्रेस ब्रीफिंग हुई, हर प्रेस ब्रीफिंग को बड़े शानदार तरीके से उन्होंने टैकल किया। उनके तरीके को पूरे विश्व ने सराहा, भारतीयों ने तो सराहा ही। लेकिन फिर वो एक ट्रोल गैंग आ जाती है जिसको लगता है कि ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस करते हैं, कुछ परेशान करते हैं, एंड देन ये चीजें शुरू हो गई यहां पर। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ, ये जो हमारे बड़े नेता हैं उनका निर्णय है। और कल आदरणीय मोदी जी ने इस पे अच्छे से प्रेस ब्रीफिंग भी की, समझाया उन्होंने अपने 20 से 22 मिनट के भाषण में कि क्या वजहें थी। और उन्होंने बोला कि हम आतंकवाद को कभी टॉलरेट नहीं करेंगे। इस बात पर उन्होंने गंभीरता से बात की। तो इसका मतलब जो हमारे बड़े हुक्मरान हैं वो इस बात पर सहमत हुए और विक्रम मिस्री जी सिर्फ उस बात को एज एन ऑफिसर, एज ए रिप्रेजेंटेटिव वहां पे बता रहे थे। लेकिन आपने क्या किया? उनकी ट्रोलिंग की। तो चलिए हम इस मुद्दे पे थोड़ा सा आज बात करेंगे। ठीक है, पहले बात जान लेते कि है क्या। तो विदेश सचिव विक्रम मिस्री को पाकिस्तान के साथ जो संघर्ष विराम समझौते की घोषणा के बाद ऑनलाइन ट्रोलिंग और उनके परिवार की डॉक्सिंग का सामना करना पड़ा। ठीक है, ऑनलाइन ट्रोलिंग और उनके परिवार की डॉक्सिंग का सामना करा। यहां पे एक शब्द है डॉक्सिंग। डॉक्सिंग का मतलब क्या होता है? जब आप किसी के परिवार या उनके जिंदगी के जो व्यक्तिगत विषय रहते हैं, व्यक्तिगत तथ्य रहते हैं, उनको ट्रोलिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हो, कॉल्ड डॉक्सिंग। ठीक है, जहां पे आप उनके व्यक्तिगत जिंदगी से जुड़े कुछ बातों को, किन्हीं बिंदुओं को ला देते हो और ट्रोल करने की कोशिश करते हो। ठीक है, कारण क्या था? मिस्र के बयान में जो पाकिस्तान की संघर्ष विराम उल्लंघन और भारत की संतुलित प्रक्रिया का उल्लेख था, जिसे कुछ आलोचकों ने अपर्याप्त माना। अब देखिए, शायद कुछ अनपढ़, बल्कि मैं कहूंगा कुछ कुपढ़ ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि जो ब्रीफिंग एक IAS अधिकारी करता है या एक बड़ा सिविल सर्वेंट करता है या कोई विदेश सचिव इस रैंक का अधिकारी करता है, तो उस ब्रीफिंग के पीछे एक ठीक ठाक रिसर्च्ड वो टेक्स्ट होता है जिसको वो पढ़ते हैं। मतलब वो फर्दर बहुत सारे IAS अधिकारी और बड़े अधिकारी ऐसे होते हैं जो उस ब्रीफिंग में जुड़ते हैं और फिर वो ब्रीफिंग इनको दी जाती है जो वो ऑफिशियली पढ़ते हैं। तो छोटा मोटा तो कुछ ऐसा है नहीं।
आपको क्या लगता है कि घर में रात में बैठे लिखा और आके? ऐसा नहीं होता है। छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐसा होता नहीं है। भारत सरकार में ऐसा होगा क्या? नहीं। देन यू आर टारगेटिंग हिम। ठीक है, आगे की बात की जाए। खैर, ट्रोल्स ने उनकी बेटी दिदोर मिस्त्री को रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए उनके कानूनी कार्य के लिए निशाना बनाया और उनके पेशेवर कार्य को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। अब देखिए, जैसे भारत में एक अनपढ़ों की एक प्रजाति है जिसको लगता है कि कोई वकील अगर कहीं पर अपना कुछ काम कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। देखो, वकालत पेशा ही ये है कि आपको डिफेंड करना है किसी ना किसी को। हाँ, ये जरूर है कि कुछ ऐसे केस बड़े ही निर्मम से होते हैं जहां पे कई बार उनको डिफेंड करने वालों को बहुत ट्रोल का या गुस्से का सामना करना पड़ता है। पर अमूमन जो एक आधे अधूरे केस ऐसे होते हैं जो आधे काले और आधे सफेद होते हैं, उन केसेस में वकीलों का केसेस को लेना बुरा नहीं होता है। और मैं तो फिर दिदोर मिस्त्री की बात कर रहा हूं जिनका जो पर्सपेक्टिव है वो और ज्यादा ब्रॉड है। और हम अगर किसी भी एंगल से देखें तो वो अपना काम कर रही थी, बट आपने उसको वहां से उठाया, जोड़ा किससे? विक्रम मिश्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो भारत सरकार के लिए ब्रीफ कर रहे थे, एंड देन आप उनके निजी जिंदगी में हमला करना शुरू कर दिया। इसको हम डॉक्सिंग कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये जो ट्रोल आर्मी है, या तो ये अंधी है, दिमाग तो बिल्कुल ही नहीं है, ये अंधी भी है। दे डोंट नो कि हमें किस प्रकार से रिएक्ट करना चाहिए। भारत देश का एक सम्मानित अधिकारी जब बात कर रहा है तो हमें उसकी निष्ठा का कितना सम्मान करना चाहिए। खैर, बात यह नहीं है कि हम ट्रोलर्स के पे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो एक आईएएस अफसर के तौर पे जो डिग्निटी होती है, जैसे यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे जो हमने बात की थी यहां पे कि सिविल सेवा पद की जो प्रतिष्ठा है, क्या इस पे एक प्रश्न नहीं है? यद्यपि बहुत सारे संघों ने स्टैंड लिया, बट एट द सेम टाइम बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म से और ठीक ठाक पढ़े लिखे हुए तथाकथित जो लिबरल लोग हैं या जो एंटी लिबरल लोग हैं जो कुंठित हैं और इनको ट्रोल करने ही आए थे, उन्होंने बड़ा ही नकारात्मक रवैया अपनाया। तो हम उस पर बात करेंगे कि आप जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं भविष्य में सिविल सर्वेंट बनेंगे, प्रशासक बनेंगे, और वहां पे आपके सामने कैसी नैतिक दुविधाएं आ सकती हैं और फिर उसका समाधान क्या हो सकता है। ये जो पूरा वीडियो है, यस, एक इवेंट से जुड़ा हुआ है, बट इट इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू एथिक्स। ठीक है, एथिक्स एंड एथिकल केस स्टडीज। तो मैं ये वीडियोस लाता रहूंगा। पिछला वीडियो भी मैंने किया था, वहां पे भी देख सकते हो। ये वीडियो भी मैंने यहाँ पे किया, इस पे आप देख सकते हो। पिछला वीडियो जो था वो जो 10 मिनट एप्स में कोई भी लेबर आप ले लेते हो तो कमोडिफिकेशन ऑफ लेबर जो था उसकी बात हो रही थी, उसमें बहुत सारे बिंदु पे मैंने बात की थी, आप लिस्ट में जाके देख सकते हो उसको। ठीक है, चलो बात। अच्छा, एक चीज और है, क्या है? इस पर तो मैंने बात कर ली ना। हाँ, ट्रोल्स ने उनकी बेटी को, हाँ, इस पर बात हो चुकी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आगे बढ़ते हुए बताता चलूं कि स्टडी आईक्यू में ग्रेट नॉलेज फेस्टिवल सेल चल रही है, 15 मई तक चलेगी। इसका मतलब ज्यादा दिन बचा नहीं है आपके पास में। इस दौरान आप हमारे P2I फाउंडेशन बैच से अगर जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। 15 मई उस P2I फाउंडेशन बैच की जुड़ने की अंतिम तिथि भी है। विकास लाइव कोड इज द कोड विच यू कैन यूज फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। आप डिस्काउंट भी देख सकते हैं कि ठीक ठाक अच्छा डिस्काउंट है इस सेल के दौरान जो 15 मई तक चलेगी। अच्छा, ये जो P2I फाउंडेशन कोर्स है, बहुत सारे शानदार फीचर्स हैं। शुरुआती फीचर्स की अगर बात करूं तो देखिए, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। यहां पर है कि आपको अच्छे से प्रिपेयर कराया जाएगा, तैयार कराया जाएगा। हर वो चीज जो जरूरी है आपको पहुंचाई जाएगी, आपको उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, साथ में सक्सेस इन प्रीलिम्स है, ताकि प्रीलिम्स आपका प्रीलिम्स निकलेगा तो आपकी पूरी फीस भी वापस हो जाएगी। ठीक है, साथ में अगर मैं बात बताऊं तो हर हफ्ते स्टूडेंट्स जो हमारी टेस्ट सीरीज होती है उसमें पार्टिसिपेट करके, हर महीने पार्टिसिपेट करके 11,000 रुपए भी जीत सकते हैं। फिर उसके बाद मेंटोरशिप है, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड क्लासेस आप देख सकते हो। लाइव क्लास तो खैर है ही, टेस्ट सीरीज है, मेंस की टेस्ट सीरीज है, साथ में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, 18 किताबों का सेट है। देयर इज ह्यूज थिंग, एंड इन सारे फीचर्स को आप अवेल कर सकते हो और मैक्सिमम डिस्काउंट्स जो कि इस समय चल रहे हैं। ठीक है, हमारे फाउंडेशन बैचेस में विकास लाइव कोड इसका प्रयोग करना ना भूलें। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। बात की जाए तो क्या मुद्दे जुड़े हुए हैं, नैतिक मुद्दे, एथिकल इश्यूज क्या क्या है, इन पे एक बार बात कर लेते हैं। तो निश्चित तौर पे जवाबदेही बनाम उत्पीड़न। बिंदु क्या कह रहा है कि क्या सार्वजनिक सेवकों को उनकी निजता का उल्लंघन किए बिना जवाबदेह ठहराया जा सकता है? जैसे मान लीजिए, चलो विक्रम मिस्त्री ने मान लो कुछ गलत किया होता, शायद सरकार ने बोला होता कि आपको ये 4 लाइन बोलनी है, और मिस्त्री साहब ने कोई 2 एक्स्ट्रा लाइन जोड़ दी होती अपने तरफ से, जो शायद उनकी निजी क्या पर्सपेक्टिव से जुड़ी होती। चलो, लेकिन वो वहां पे एक पद के रूप में संबोधित कर रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं। ठीक है, तो उस पद के रूप में उनका जो
उनकी जो जिम्मेदारी है वो एक पर्सपेक्टिव है, और वहां पे एज अ विक्रम मिस्त्री उनकी एक निजी लाइफ भी है जो भी उनके साथ वहां पे चल रही है। तो आप उनके पद की बात करें एक बात, आप उनके निजी जिंदगी में घुस के नकारात्मक चीजें करें, ट्रोल करें, दिस इज टोटली रॉन्ग। ये हमेशा मैं कहता हूं कि हो सकता है कि एक कलाकार आपको निजी जिंदगी में ना पसंद आता हो पर एक कलाकार के रूप में पसंद आता हो, ये दोनों दो पर्सपेक्टिव है। और बहुत से कलाकारों के बारे में लोगों के ओपिनियन होते हैं, चाहे वो फिल्म स्टार्स हों, सिंगर्स हों, म्यूजिशियंस हों, डबल पर्सपेक्टिव होते हैं। बट हम इस बात को नकार नहीं सकते ना कि उसकी निजी जिंदगी अलग है, प्रोफेशनल जिंदगी अलग है। निजी जिंदगी में वो कैसा भी हो सकता है, इट इज टोटली इनफॉर्मल। व्यावसायिक जिंदगी में, प्रोफेशनल लाइफ में ये एक फॉर्मल जिंदगी है, वहां पे थोड़ा सा कुछ एटिकेट्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर वो वहां पे नहीं कर रहे हैं तब तो आप समझ में आता है, आप निजी जिंदगी में घुस के कैसे उन पे टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, सोशल मीडिया की भूमिका। ऑफ कोर्स, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विषाक्त ट्रोलिंग के बीच का संतुलन है। अगर मुझे मान लो 1% के लिए, अगर मेरा नाम विकास सिंह है, मैं एक अपने को जिम्मेदार नागरिक मानता हूं, सिविल सोसाइटी का हिस्सा मानता हूं, एथिक्स, पॉलिटी, हिंदी लिटरेचर पढ़ाता हूं, तो एक जिम्मेदारी भरा, मान लो कि अगर उन्हें कुछ ऐसा बोला होता है मैं पसंद ना करता, तो मैं कहता कि जो भारतीय विदेश मंत्रालय में जो विदेश सचिव हैं आदरणीय विक्रम मिस्त्री जी, मुझे उनके बयान में प्रयोग किए गए शब्दों और उनके बयान का जो की दिशा थी उससे थोड़ी आपत्ति है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा बेहतर हो सकता था। मैं ये कहता ज्यादा से ज्यादा मैं उनकी निजी जिंदगी में घुस के वहां पे इस प्रकार की ट्रोलिंग, इस प्रकार की अपशिष्ट चीजों का प्रयोग न करता। ठीक, व्यावसायिक बनाम व्यक्तिगत सीमाएं। यस, लोक सेवकों के परिवारों पर जो हमले होने लगे हैं ये बहुत कॉमन हो चुका है, और न सिर्फ लोक सेवकों के। अभी कुछ दिनों पहले मैं देख रहा था कि एक कोई टीवी के कलाकार थे, उन्होंने किसी खिलाड़ी पे कोई आपत्तिजनक बयान दे दिया था। आपत्तिजनक तो नहीं, लेकिन मतलब क्रिटिकल बयान दे दिया था। अब बयान किसने दिया था? टीवी के एक एक्टर ने। किस पे दिया था? एक खिलाड़ी पे। वो उनके पर्सनल डोमेन की बात है और बहुत ही अश्लील तो था भी नहीं, लेकिन फिर आपने क्या किया? आपने उनकी जिंदगी में आप इंटर किए, आपने उनकी बहन, उनकी माता, उनके से जुड़े जो अन्य लोग थे, भाई भाभी, आपने उनको टारगेट करना शुरू किया। मैं ये मानता हूं कि हो सकता है किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति की बुराई करते समय कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पसंद ना आए, तो आप उसकी बुराई कीजिए। उनकी जिंदगी में घुस के नकारात्मकता के सबसे निचले स्तर तक जाके ट्रोलिंग करने का क्या फायदा है? देयर इज नो सेंस ऑफ दिस। ठीक है, और क्या है? डॉक्सिंग और साइबर बुलिंग, ये भी मुद्दे हैं। व्यक्तिगत जानकारी उजागर करने के नैतिक परिणाम, मैं डॉक्सिंग के बारे में बता चुका हूं। साइबर बुलिंग एक्सटेंशन है, मतलब आप कह सकते हो कि सुपरसेट साइबर बुलिंग है, तो बहुत सारी चीजें, उनमें से एक डॉक्सिंग है। जब किसी की निजी जिंदगी में आप उतर जाते हो, और निजी जिंदगी में उतरने के बाद आप क्या करते हो? निजी जिंदगी में उतरने के बाद आप कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा उनकी जिंदगी से कुछ बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हो, गलत शब्दों का चयन करते हैं, गलत तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता है, और निश्चित तौर पे जिसे एब्यूसिव लैंग्वेज कहते हैं, गाली गलौज वाली भाषा कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ नैतिक मुद्दे जुड़े हुए हैं जो जब आप सिविल सर्वेंट बनेंगे तो हो सकता है, भगवान न करे कि ऐसे जुड़े, पर हो सकता है कि आपको इस प्रकार की विषयों का भी सामना करना पड़े। ठीक है, बात की जाए उसके बाद की, तो अब अगर हितधारक देख ले तो खुद विक्रम मिस्त्री हैं। आधिकारिक कर्तव्यों के लिए दुर्व्यवहार का सामना, परिवार को निशाना बनाया गया। भाई वो तो अपने आधिकारिक कर्तव्य कर रहे थे ना, ऑफिशियल जो ड्यूटी थी, ही वाज डूइंग दैट व्हाटएवर वाज टोल्ड टू हिम। ठीक है, जो सरकार ने ब्रीफ किया उसको उन्होंने अच्छे से करीने से देख के समझ के उन्होंने आपको, प्रेस को ब्रीफ किया, तो वो तो प्रोफेशनल ड्यूटी कर रहे थे ना। व्हाई यू आर गाइस अटैकिंग हिज पर्सनल लाइफ। ठीक है, सिविल सेवा संघ, आईएएस, आईपीएस और सेवानिवृत्त राजनयिकों ने हमलों की निंदा की गरिमा पर जोर दिया। ठीक है, अच्छा इसमें भी और आएंगे, कुछ राजनीतिक नेताओं ने भी इसका विरोध किया था। सोशल मीडिया उपयोगकर्ता गलत जानकारी और व्यक्तिगत हमले फैलाए, तो सोशल मीडिया में एक धड़ा वो भी है जो मिश्र जी के साथ खड़ा हुआ है, जो तर्कों पे बात करता है, जो हमेशा रहेगा। पर वो धड़ा हमको दिक्कत उससे है, हमको हमारे समाज की जो दिक्कत है वो किससे है? हमारे समाज की जो सबसे बड़ी क्या कह सकते हैं समस्या है, वो ये लोग हैं जो बिना किसी दिमाग के किसी के पीछे पड़ जाते हैं। और अब्यूसिव लैंग्वेज, बहुत से लोग कहते हैं कि टारगेटेड बुलिंग जो होती है ये पेड बुलिंग होती है। चलो मानते हैं अगर पेड बुलिंग भी होती है तो उसके पीछे भी किसी का दिमाग तो होगा, किसी की तो प्रक्रिया, तो किसी प्रक्रियागत तरीके से वो कर रहे होंगे, उस पर हम क्यों नहीं बात करते? यह हितधारक है विक्रम मिस्त्री, सिविल सेवा संघ, राजनयिक नेता, सोशल मीडिया उपयोगकर्ता। ठीक है, और आप स्टूडेंट्स भी एक हितधारक हो जो भविष्य में अधिकारी बनोगे। हितधारक मींस द स्टेक होल्डर्स। व्हेनेवर यू आर टेकिंग एनी केस स्टडी, कभी भी आप किसी केस स्टडी को ले रहे हैं तो यू शुड बी नोइंग, आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपको किन किन स्टेक होल्डर्स की बात करनी है। आपके हर केस स्टडी में एक हेडिंग आपकी हर हेडिंग में एक हेडिंग स्टेक होल्डर्स यानी कि हितधारकों की होनी चाहिए।
जो अंग्रेजी में देख रहे हैं वो स्टेक होल्डर्स लिखे, जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वो हितधारक लिखे, और उनको बाकायदा डिफरेंशिएट करें। आपको निकालना आना चाहिए। जैसे जब विक्रम मिस्त्री पे इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप किए गए, उनको बुली किया गया, तो वो कौन कौन से उस कंप्लीट स्पेक्ट्रम में वो कौन कौन से पार्ट आते हैं जो उनसे जुड़ते हैं, वो कौन कौन से संस्थाएं हैं, या कौन कौन से सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, या कौन कौन से उनके ऑफिशियल क्या कहते हैं सेरेनिटी के जो मेंबर्स हैं, वो कौन कौन है, कितने हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि कल को मुझे अगर बुली किया जाता, मान लो बुली होते रहते हैं, कहीं ना कहीं कमेंट में कोई ना कोई कुछ कर ही देता है, ठीक है। अगर मुझे बुली किया जा रहा है तो हमारा जो स्टडी आईक्यू संस्था है वो जो स्टूडेंट फ्रेटर्निटी है वो, ठीक है, एक समाज के रूप में कोई नॉर्मल आदमी जो बुली कर रहा है वो, और निश्चित तौर पे अगर निजी तौर पे हमले होंगे तो हमारा परिवार भी, ये सभी स्टेक होल्डर्स हो जाएंगे। तो आपको इनको कैटेगराइज करना आना होगा। इट इज नॉट जस्ट अ क्लास रिलेटेड टू एथिक्स, इट इज क्लास रिलेटेड टू एथिकल केस स्टडीज ऑल्सो। तो आप इसको लगातार देखते रहिएगा, मैं लाता रहूंगा इसको, ठीक है। चलो, लोक सेवकों के लिए कई नैतिक दुविधाएं हैं, जैसे क्या क्या है। कर्तव्य बनाम सुरक्षा, यस, वो अपने कर्तव्य पे ध्यान दें, या जो सुरक्षा है, जो हमले होते रहते हैं, जो बुलिंग होती रहती है, उस पर बात करनी, ठीक है। क्या लोक सेवकों को पारदर्शिता को व्यक्तिगत जोखिम से ऊपर रखना चाहिए? उत्तर तो इसका होना चाहिए यस, हाँ रखना चाहिए, पर उसके रेपरकशंस क्या होते हैं, उसके संभावित परिणाम क्या होते हैं, हम सबको पता है, हम सबसे छुपे नहीं, ठीक है। दूसरी क्या है, हम डायलेमास की बात कर रहे हैं। दूसरी डायलेमा क्या है, दबाव में तटस्थता। जब आप बहुत प्रेशर में होते हो तो आप कैसे न्यूट्रल रह सकते हो? और मैं कई बार जब अपने सोशल मीडिया पे कई पोस्ट लिखा करता था, तो बहुत से मेरे दोस्त मित्र ऐसे थे जो उस प्रकार की पोस्ट से सहमत हुआ करते थे, बहुत से असहमत हुआ करते थे। लेकिन मेरी जो चुनौती थी वो ये थी कि इतने प्रेशर में अगर मैं कुछ लिख रहा हूं, या किसी भी विषय, मुद्दे, समस्या पे मैं लिख रहा हूं, तो मैं तटस्थ कैसे लिखूं, न्यूट्रल कैसे हूं। और यकीन मानिए कि अभी से लेकर अधिकारी बनने तक जो सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने आएगी वो यही आएगी कि एट एनी कंडीशन आप तटस्थ कैसे रह रहे हो, आप न्यूट्रल कैसे रह रहे हो, ठीक है। अगला क्या है, संस्थागत विश्वास। उत्पीड़न से शासन संरचनाओं में विश्वास कमजोर हो जाता है। यद्यपि इनका जो जितने भी संघ हैं, आईएएस आईपीएस संघ, इस प्रकार के संघों ने बड़ा सपोर्ट किया है, पर फिर भी एक बार लगता है यार कि हम तो भारत देश की ड्यूटी कर रहे थे, और हम तो सिर्फ ड्यूटी कर रहे थे, वी आर नॉट इवन कि हम वहां पे फ्लैग बेरर हैं। हम जैसे मान लीजिए कि अगर आप, कुछ लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनकी आलोचना या उनका क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि कोई भी जो भारत का प्रधानमंत्री है, ठीक है, पॉलिटिक्स एक साइड है, पर भारत के दूरगामी भले को देखते ही उन्होंने कुछ बात कही होगी, ठीक है। और चलो अगर नहीं भी कही, मान लो 1% के लिए कुछ और बातें आ गई हूं, मान लो वो हमारे सामने तो है नहीं, हमारे डोमेन में तो है नहीं, वो तो बड़े जो नेता थे उनके बीच की बात थी। तो जिम्मेदार कहीं ना कहीं जो मंत्रिपरिषद है या जो प्रधानमंत्री हैं, आप उनको एक बार कह सकते हो कि सर थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ। एक अधिकारी जो सिर्फ दायित्व का निर्वहन कर रहा है, उसका बहुत बड़ा स्टेक नहीं हो सकता है, उसके आइडिया लेवल पे कुछ उसका रोल हो, पर ऑफिशियली ही इज ब्रीफिंग व्हाटएवर टोल्ड टू हिम, जिसको कहा गया है वो कर रहा है ना, तो थोड़ा सा ये हो जाता है फिर। और क्या है, सिविल सेवा संघों की प्रतिक्रिया की थी। आईएएस संघ ने कहा कि हम लोग को अनावश्यक बताया, गरिमा के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। एक सिविल सर्वेंट की पोस्ट की जो गरिमा होती है उसका इंपॉर्टेंस क्या है उसकी बात की, और उन्होंने पूरी तरीके से मिश्री जी का सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, ठीक है। और क्या है, आईपीएस संघ मिस्त्री के परिवार पर निंदनीय हमलों की निंदा की। निश्चित तौर पे जो उनके परिवार पे अटैक किया जा रहा है, जिसको हम डॉक्सिंग कह रहे हैं, निजता पे जो हमला है, जो निजता पे साइबर बुलिंग है, हम उसकी बात कर रहे हैं, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। और क्या है, सेवानिवृत्त राजनयिक संघ थे, उन्होंने जैसे निरुपमा राव ने ट्रोलिंग को शर्मनाक कहा, मिस्त्री की सत्यनिष्ठा की सराहना की। इंटीग्रिटी, देखो एक शब्द है इंटीग्रिटी, कुछ शब्द है जैसे इंटीग्रिटी हो गई, ठीक है, एम्पैथी हो गई, कुछ ऐसे शब्द है जिनको याद कर लो यार, इनकी परिभाषाएं आपको क्लियर होनी चाहिए। मैंने कई सारे उदाहरणों द्वारा परिभाषाओं को क्लियर किया हुआ है। यू शुड बी नोइंग कि क्या होती है इंटीग्रिटी एंड क्या होती है एम्पैथी। इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा क्या होती है, जैसे मैं फिर से उदाहरण के द्वारा समझा दे रहा हूं, कोशिश करता हूं कि यहीं पे तुम उसको पिक कर लोगे। जैसे सपोज करो कि तुम किसी ऐसी कंपनी में हो जो कार बनाती है, ठीक है, तुम्हारे पास 4 लोग आए, उन्होंने कहा कार के फीचर्स के बारे में पूछा, उन्होंने जो जो पूछा वो सभी मामले में कंपनी मतलब कार बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही थी, पर कुछ ऐसी बातें थी जो उनको पता ही नहीं थी, उन्होंने नहीं पूछी, ठीक है, और आपने नहीं बताई। ये हो जाती है क्या, ईमानदारी, ऑनेस्टी की। उन्होंने जो पूछा आपने ईमानदारी तरीके से बता दिया। सत्यनिष्ठा क्या होती है, आप उन बिंदुओं पे भी बताएं जो शायद उन्होंने नहीं पूछा, उनको जानना चाहिए। और हो सकता है कि उनमें कुछ ऐसे बिंदु हो जो ऑब्जेक्शनेबल हो, जहां पे आपको लगता है कि नहीं यार यहां पे थोड़ा कमजोर हो गए, तो वो सत्यनिष्ठा होती है। एम्पैथी की परिभाषा में कई बार समझा चुका हूं। सिंपैथी, जब आप किसी के दुख को से दुखी होते हैं,
एम्पैथी क्या होती है? जब आप उसके दुख को महसूस करते हैं, उसके दुख में उतर के, जैसे मान लो कि किसी ढाबे पे गए और कोई बच्चा काम कर रहा है तो आपको दुख हुआ, बताओ बेचारा बच्चा काम कर रहा है, यह है सिंपैथी। एम्पैथी क्या हो जाती है? जब आप उस बच्चे को देखते हो और आपको लगता है यार आपके घर में भी आपका एक भतीजा है, बेटा है, वो उसी उम्र का है, अगर उसको इस प्रकार से हार्श कंडीशन में काम करना पड़ेगा तो कितना खराब लगेगा। तो दिस इज कॉल्ड एम्पैथी। तो ये 2-3 परिभाषाएं क्लियर रखो विद डेफिनेशंस, यू कैन, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। कुछ और अगर देखा जाए तो कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आई। ओवैसी जी ने कहा कि भाई लोक सेवक कार्यपालिका के अधीन काम करते हैं, दोष नेतृत्व का हो सकता है या है, अधिकारियों का नहीं। ओवैसी जी थोड़े से पॉलिटिकल लीनिएज के हैं, तो मैं इनकी जो बात है उसको वर्बेटिम लिख रहा हूं यहाँ पे, कि उन्होंने क्या बोला कि लोक सेवक कार्यपालिका के अधीन काम करते हैं, दोष नेतृत्व का है, अधिकारियों का नहीं है, ठीक है। ये बात। अगली बात क्या है? सचिन पायलट ने क्या कहा? राष्ट्र की सेवा करने वाले पेशेवरों को निशाना बनाना गलत है, उसकी निंदा की। और निश्चित तौर पे दे आर सिविल, मतलब आप सोचो कि जिस परीक्षा की आप तैयारी करो उसके टॉपर्स हैं वो लोग ना, देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देश की जो सरकार की जो बातें हैं उनको फॉर्मल वे में, एथिकल वे में प्रेजेंट कर रहे हैं, जो सबसे बेहतर तरीका होता है उस वे में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारी आपकी जिम्मेदारी है। यदि हम स्टूडेंट्स हैं, हम सिविल सोसाइटी के मेंबर हैं, हम पढ़े लिखे युवा हैं, हमें इस बात की कदर करनी चाहिए, इस बात को समझना चाहिए, ठीक है। बात की जाए सोशल मीडिया की क्या भूमिका है? निश्चित तौर पे घृणा का प्रसार बहुत जा रहा है, मिस्त्री की बेटी के बारे में झूठी बातें तेजी से वायरल हो रही हैं, और बहुत होता है जो मॉर्फ इमेजेस होती हैं, मॉर्फ वीडियोस होते हैं, ऑडियोज होते हैं। और मतलब इस समय जब एआई की बात कर रहे हैं तो चीजें ऐसी बन जा रही हैं, यू नेवर नो। मतलब आई हैव सीन सो मेनी वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम, इतने सारे वीडियोस मैंने इंस्टाग्राम पे अलग अलग तरीके से देखे जहां पे मुझे लगा यार ये अगर हो सकता है तो बहुत सी चीजें और बुरी हो सकती हैं। तो निश्चित तौर पे दिस इज समथिंग वेरी सीरियस, यहां पे बात करनी होगी, ठीक है। और क्या है? जवाबदेही की कमी, व्यापक निंदा के बावजूद ट्रोल्स के खिलाफ कोई सरकारी कार्रवाई नहीं। अब देखो मुझे लगता है कि ट्रोल्स अपने आप में एक सिस्टम बनते जा रहे हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी का एक, जैसे हमने 4 स्ट्रांग पिलर के बारे में जानते हैं, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो उन स्ट्रांग पिलर को खोखला कर रही हैं, और अपने आप में वो एक सिस्टम बनते जा रही हैं, वो ट्रोल्स का सिस्टम है। एंड निश्चित तौर पे अगर हम भारत की बात करें, सोशल मीडिया विनियमन की बात करें, तो सोशल मीडिया विनियमन के लिए इस प्रकार के ट्रोल्स को कंट्रोल किया जाना बहुत जरूरी है, टेपर किया जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो नैतिक विश्लेषण किया जाए तो कुछ अच्छा, हम कुछ दृष्टिकोणों की बात करेंगे। मैं बता रहा हूं कि दिस इज एंटायरली एथिक्स वीडियो। यस, यू विल गेट टू नो मेनी थिंग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट इन सो मेनी डायमेंशंस, बट एट द सेम टाइम आपको अपने नीति शास्त्र के पेपर की नोट्स पलटते हुए इन परिभाषाओं को खुद से भी लिखना है, अपने तरीके से लिखना है। तो नैतिक विश्लेषण अगर उपयोगितावादी दृष्टिकोण को देखा जाए तो क्या कहता है? सर्वोत्तम है। मिस्त्री की संतुलित प्रतिक्रिया में तनाव बढ़ने से रोका जो राष्ट्रीय हित में था। देखो हमेशा आपको देखना चाहिए कि सबसे ज्यादा कॉमन हित में क्या है। जैसे तुमको एक उदाहरण बताता हूं, जिस समय भारत में कोविड की वेव चल रही थी, खासकर जो फर्स्ट वेव की बात करता हूं, जो रिलेटिवली उतनी खतरनाक नहीं थी, जो दूसरी तो बड़ी खतरनाक थी। तो पहले वेव में जब लॉकडाउन का फैसला लिया गया, वो उपयोगितावादी दृष्टिकोण के तहत लिया गया था कि भाई अगर मैक्सिमम लोगों का हित किसी विशेष चीज में है तो उसको काम किया जाए। हो सकता है कि कुछ लोगों का बिजनेस चौपट हो गया हो या खराब हो गया हो, लेकिन बड़े स्तर पे लोगों की रक्षा के लिए वो कदम उठाया गया था। तो ये सर्वोत्तम हित की बात की गई, जो उन्होंने भी किया, जो ओवैसी जी ने भी किया। हानि का सिद्धांत क्या कहता है? ट्रोल्स ने व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और सुरक्षा को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत देर से मैं इस पर बात कर रहा हूं। निश्चित तौर पर ये एक ऐसा बिंदु है जिसपे सरकार को, सोशल मीडिया पे निगाह रखने वालों को और उन सभी नियामक संस्थाओं को देखना होगा कि किस प्रकार से इस प्रकार की ट्रोलर्स का विनियमन किया जा सके और उनको रोका जा सके, या एटलीस्ट कोई कड़ा कदम उठाया जा सके, ठीक है। अगर कुछ एजेंसी संचालित कर रही है तो, ठीक है। बात की जाए कर्तव्यनिष्ठ या डियोंटोलॉजिकल अप्रोच जो होती है कि कर्तव्य आधारित नैतिकता क्या कहती है? मिस्त्री ने सरकारी निर्णयों को संप्रेषित कर प्रोटोकॉल का पालन किया है, और कुछ उन्होंने नहीं किया। उनका जो कर्तव्य था उन्होंने वो किया ना यार, व्हाटएवर टोल्ड टू हिम उन्होंने वो पढ़ा, अपने मन से थोड़ी पढ़ दिया कि रात में सो रहे थे सुबह उठ के उन्होंने पढ़ दिया, ठीक है। सेकंड इज नैतिक, और ऑफ कोर्स मीडिएशन उन्होंने नहीं कराया, और सीज फायर में बड़ा रोल जो बड़े महकमे, जो बड़े मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, उनका रोल होता है। हाँ, इनका रोल होगा बट मिनिमल, ठीक है। नैतिक सार्वभौमिकता, डॉक्सिंग और दुर्व्यवहार सार्वभौमिक सम्मान और निष्ठा के सिद्धांतों का उल्लंघन है। निश्चित तौर पे जो दुर्व्यवहार इस प्रकार का होता है, सिर्फ मिस्त्री जी का क्यों, किसी इंडिविजुअल का, किसी व्यक्ति विशेष का, उसका भी अपमान नहीं होना चाहिए, उसकी भी निजता का सम्मान किया जाना चाहिए, ठीक है। उसकी भी निजता का सम्मान किया जाना चाहिए, ठीक है। सद्गुण नैतिकता, वर्च्यू एथिक्स क्या कहती है? साहस, मिस्त्री ने हमलों के बावजूद अपने कर्तव्यों का पालन किया। एक्चुअली जो सद्गुण नैतिकता होती है ना, वो आपके नैतिकता का जो
इनडेप्थ होता है वो एनालिसिस करती है। वर्च्यू एथिक्स पे यानी सद्गुण नैतिकता पे भी मैं प्रॉपर वीडियो ले चुका हूं, आपको यहां पे नहीं मिलेगा तो यूपीएससी सीएससी स्टडी आईक्यू में जाइएगा, वहां पे मैंने डिटेल में इस पे बात की है, ठीक है। चलो अगला क्या, सत्यनिष्ठा, संघों में संस्थागत नैतिकता की रक्षा की। यस यार, आप पे कितना भी दबाव हो, आपने हर बात को हर तरीके से रखा, मतलब किसी बात को छुपाने की बजाय हर बात को ओपनली रखा। मैंने अभी बताया कि सत्यनिष्ठा क्या होती है, यही होती है, ठीक है। अगला क्या है, शासन पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, चिलिंग इफेक्ट। यस, प्रतिशोध के डर से पारदर्शिता में कमी आ सकती है। यस, ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोग इस प्रकार की चीजों को इस प्रकार से व्यक्त करने से बचे, या कई बार ऐसा हो सकता है कि सरकार एक नॉर्मल प्रेस नोट निकाल दे, कोई सामने अधिकारी जाए ना, बचे भाई, कौन ट्रोलिंग को चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि ट्रोलिंग से बचे, ठीक है। अगला क्या है, विश्वास में कमी। यस, नौकरशाही की स्वतंत्रता की सार्वजनिक छवि कमजोर हो सकती है। सार्वजनिक छवि कम, भाई इतने बड़े अधिकारी को सार्वजनिक रूप से जब ट्रोल किया जा रहा है तो छोटे मोटे जो अधिकारी हैं उनका कॉन्फिडेंस भी तो कम होगा, उनके विश्वास में कमी आएगी कि भाई उनको ट्रोल कर दिया जा रहा है, हम तो अदने से खिलाड़ी हैं। और फिर आम आदमी का क्या, उसकी तो ट्रोलिंग की जवाबदेही भी कोई सुनिश्चित करने नहीं बैठेगा। यहाँ पे तो चलो 2-3 बड़े संघों ने सपोर्ट किया, नेताओं ने सपोर्ट किया, इवन सरकार भी इस बात पे ध्यान दे रही होगी, पर आम आदमी का क्या, ट्रोल करके किसी की जिंदगी खराब हो जाती है। हमने कितने उदाहरण देखे हैं इसके, ठीक है। चलो बात की जाए कुछ सुझाव, क्या सजेशंस हो सकते हैं, तो कानूनी सुरक्षा, डॉक्सिंग और सोशल मीडिया उत्पीड़न के खिलाफ हमें कड़े कानून बनाने पड़ेंगे, कड़ाई से काम करना पड़ेगा, वी शुड बी वेरी श्योर अबाउट इट, ठीक है। अगला क्या है, संस्थागत समर्थन, लक्षित अधिकारियों के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता अनिवार्य हो। जो इस प्रकार के अधिकारी हो जिनको बहुत प्रताड़ित किया गया हो या जो सुभेद्य हो, जहां पे कोई आसानी से उनको परेशान कर लेता है, तो उनको मनोवैज्ञानिक सहायता और निश्चित तौर पे टेक्निकल सपोर्ट नियामक संस्थाओं द्वारा दिया जाना चाहिए, ताकि वो इंश्योर हो सके, निश्चिंत होकर अपनी बात को कह सके, समझा सके, जो सरकारी दायित्व के तहत वो कर रहे हैं, निजी लेवल पर नहीं कर रहे हैं, सरकारी दायित्व के तहत वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, ठीक है। और क्या है, जन जागरूकता, गलत सूचना के खिलाफ डिजिटल साक्षरता बढ़ाई जानी चाहिए, और हमें अपने घर में इस प्रकार के कोई हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, उनको समझाना चाहिए कि तुम डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी की मानसिक जो उसकी मनोवैज्ञानिक अवस्था है उसको तुम प्रभावित कर रहे हो, और वो अपने स्फेयर में सही है तो अपने स्फेयर में एकदम गलत हो, तुमको ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार की जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए, ठीक है। निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं कि यस, विक्रम मिश्री प्रकरण वायरल गलत सूचना के युग में नैतिक शासन की नाजुकता को उजागर करता है। संस्थागत गरिमा बनाए रखते हुए जवाबदेही को बढ़ावा देना लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है, और लोकतंत्र को इस पर काम करना होगा कि संस्थागत गरिमा भी बनी रहे और जवाबदेही स्पष्ट तरीके से सामने लाई जाए। हर व्यक्ति जवाबदेह घोषित किया जाए, हर व्यक्ति की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, लेकिन इस बाबत हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि जवाबदेही देते हुए कहीं उस पर कोई व्यक्तिगत हमला, उसके निजता पे कोई हमला तो नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए बात की जाए इसके बाद की, तो कुछ हमने अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं, आप मेरे पीडीएफ में देख लीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे। डिजिटल युग में लोक सेवक कर्तव्य और व्यक्तिगत सुरक्षा कैसे संतुलन बनाएं, टिप्पणी कीजिए, ठीक है। कुछ और है, नागरिकों की लोक सेवकों के प्रति क्या नैतिक जिम्मेदारी है, ये प्रश्न उत्तर लिख के आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, या भी मैं अपना डिटेल दे दूंगा, मेरी ईमेल आईडी या मेरे टेलीग्राम पे आप रिप्लाई कर सकते हैं। अगला क्या है, क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के उत्पीड़न के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। ये 3 प्रश्न है, इन 3 प्रश्नों का उत्तर आप जरूर देने की कोशिश कीजिएगा। ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे होगा, उस पर आप उत्तर भी दे सकते हैं, आप इसको नीचे कमेंट पे भी कर सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं, यू आर वेलकम आइदर वे, ठीक है। चलो, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय 14 मई को एडमिशन क्लोज हो रहा है, ठीक है। 14 मई को एडमिशन क्लोज हो रहा है, ठीक है। 14 मई को एडमिशन क्लोज हो रहा है, मैं बताता चलूं, 14 मई को एडमिशन क्लोज हो रहा है। चूंकि ग्रेट नॉलेज फेस्टिवल सेल चल रही है, तो विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। देखिए आप डिस्काउंटेड प्राइस देखिए बहुत कम है, 15 मई तक सेल चलेगी, 14 मई तक लेकिन सिर्फ एडमिशन चलेगा इस हिंदी साहित्य के बैच में जो मैं खुद पढ़ा रहा हूं। मैं कई बार बहुत सारे वीडियोस कर चुका हूँ, टॉपर्स के साथ में कर चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि भक्तिकाल से ये बैच जो शुरू हो रहा है, यहाँ पे जो साहित्य का गोल्डन पीरियड है हिंदी साहित्य का, भक्तिकाल वहाँ से शुरू हो रहा है, आप देख सकते हैं। इसमें पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, काम कीजिए, जुड़िए हिंदी लिटरेचर से। नंबर ऑफ टाइम मैंने इसकी विशेषताओं को बताया है, आप इसे जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पे अपने मेंस की संभावनाओं को और बेहतर कर सकेंगे, और आशा करता हूं कि आप जुड़ेंगे। और खैर मैं एक चीज़ बताता चलूँ, ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ठीक है, कि ये मेरा ऊपर ईमेल आईडी रखी है vikas.singh@studiiq.com, और नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल आप देख सकते हो, आप स्कैन करके इसे जुड़ सकते हो, या आप सर्च बॉक्स में ऑफिशियल विकास डालोगे तो आप इसे जुड़ सकते हो। बाकी studiiq.com पे किसी भी कोर्स में मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यू कैन यूज कोड विकास लाइव, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों तक, ग्रुप्स तक इसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी समझ सकें कि क्या इश्यूज हैं, कैसे इन पे काम किया जा सकता है, कैसे इन पे पार पाया जा सकता है, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए
सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।